विधायक मनोज न्यांगली जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। भाई साहब, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं, शिवसेना के आप राजस्थान के अध्यक्ष बने हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और आपका आभार कि आप मेरे बीच में उपस्थित होकर आप धन्यवाद दे रहे हैं। भाई साहब, अब मुद्दे पर आते हैं। लगातार जब से विधानसभा स्टार्ट हुई है, विधानसभा स्टार्ट होने से पहले एसआई भर्ती रद्द होने के जो जश्न हमने देखे 2 दिन में 3 दिन में लगातार, किरोड़ी लाल मीणा जी हो, हनुमान बेनीवाल जी हो, लेकिन इस जश्न के पीछे उन बेकसूर लोगों का दर्द छुपा था जिन्होंने मेहनत से, ईमानदारी से अपना पेपर दिया था और चयनित भी हुए थे। कई लोगों ने अपनी वर्तमान में जो नौकरी कर रहे थे उससे त्यागपत्र देके उन्होंने एसआई भर्ती में चुनना, उन्होंने अपने आप को माना था और उसका पेपर भी दिया था। उन लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है उसकी आवाज़ भी आपने विधानसभा में उठाई थी, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि एसआई भर्ती 2021 जिसमें कई पेपर लीक हुआ, कोई पेपर में गड़बड़ियाँ हुई, ये काम भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो ऐसा नहीं होने देते। फिर भी कुछ लोग, चोरी करने वाले, बेईमानी करने वाले भ्रष्ट लोगों ने मिलकर उस पेपर को में इन्वॉल्व हो गए, उसकी चोरी कर ली या वो लीक हो गया। वो जहाँ तक जिन लोगों के पास लीक होके गया और जिन जिन लोगों के भी एसआईटी ने अपनी टीम में गठित होने के बाद एसओजी ने जिनको मुलजिम माना, उस सीमा तक हम मानते हैं कि बेईमानी करने वालों को, चोरों को पकड़ा जाए और उनको जेल भेजा जाए और उनको घर भेजा जाए। लेकिन उसके बाद जो लोग बच गए, उन सबको आप घर का बाहर का रास्ता दिखाने का मतलब है कि राजस्थान की इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में चोर, लुटेरे, बेईमान, भ्रष्ट लोग की व्यवस्था के अनुसार ही हम चलें। ये तो बहुत सरासर अन्याय है। इसलिए मैंने कल सदन में दोनों पार्टियों को, विपक्ष वालों को भी, सत्ता पक्ष वालों को भी, और जो धरना दे करके जश्न मना रहे थे उन लोगों को भी, क्या किसी भी व्यक्ति को जिसने अपराध नहीं किया हो और बिना अपराध आप उसको दंड देना चाहते हो, मैंने यहाँ तक भी कहा अगर उन्होंने अपराध किया है, अगर वो इन्वॉल्वमेंट हैं तो आप उनको गिरफ्तार करो, उनको आप जेल भेजते, उनके खिलाफ कुछ आप सबूत इकट्ठे करते। उसके अलावा आप कह रहे हो कि उसको रद्द कर दी जाए भर्ती, इसमें इन्वॉल्व है। अब मैं आपको एसआईटी की रिपोर्ट है जिसमें खुद एसआईटी ने लिखा है कि हमारे पास अब तक जो प्रमाण मिले हैं उनमें 785 लोगों के खिलाफ कोई भी प्रमाण नहीं है कि उन्होंने पेपर लीक किया हो या उन्होंने कहीं पेपर खरीदा हो। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है और वही मान रहे हैं, वही कोर्ट में तथ्य गए हैं, और उसके बाद 785 व्यक्तियों को आप दंड दे रहे हो। किस चीज़ का दंड दे रहे हो? 100% भर्ती में से 6% लोग अपराध में शामिल है, 94% को किस बात की सज़ा दी जा रही है? ऐसा कोई इश्यू नहीं था। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, या आप मीडिया के बंधु लोग हो, एक पहलू को लोगों ने लेकर के घूमे सारे। एक पहलू कि पेपर लीक हुआ, बीजेपी वाले कह रहे थे कि कांग्रेस गवर्नमेंट में हुआ, हम इसकी जांच कराएंगे, जांच करा ली। कांग्रेस वाले कह रहे हैं आप जितनी ताकत से आप जांच करा लीजिए, बड़े मगरमच्छों तक जाएंगे। मैं मानता हूं कि मगरमच्छ तो सारे मस्ती कर रहे हैं उस पानी में, लेकिन इन मछलियों को खा गए ये मगरमच्छ, तो मछलियों को खाने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ इसमें। तो मेरे फैक्ट हैं कि सरकार के सामने ये बात गंभीरता से मैंने कल इसलिए रखी कि इनके पक्ष को भी कोई रखे। तो आपके सामने ये आंकड़े मैं बता रहा हूँ। एक तो ये इन्होंने सिर्फ 785 निर्दोष पाए गए, ये इनका हाई कोर्ट में सरकार का एसआईटी का जवाब है, जिसमें इन्होंने साफ आंकड़ों में लिखा है कि भाई हमने इनको किसी भी प्रकार के दोष नहीं पाए गए, तो फिर किस चीज़ का दंड दे रहे हैं? दूसरा, मैं सरकार से कहना चाह रहा हूँ कि आप सरकार अपील में भी जाए, उन अभ्यर्थियों की मदद करें जा कर के। ये मेरे पास अनेक्सर रिपोर्ट है। अभ्यर्थी जिनके विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं है उनकी संख्या 785। एक ये कह रहे थे कि जालोर अकेले में एक गांव में 100 भर्ती हो गए। मेरे पास सांख्यिकी विभाग की इसमें रिपोर्ट है, उस पूरे जिले में 39 लोग भर्ती हुए जिले में ही, तो फिर 100 लोग एक गांव के भर्ती कैसे हो गए? तो वो झूठी बातें कहाँ से आई जब इनके आंकड़े हैं, खुद कह रहे हैं कि 39 लोग भर्ती जिले में हुए। इसके अलावा इन लोगों के पक्ष की बात जहाँ तक थी, अभी भी बेचारे साए में जी रहे। कब एसओजी ने भी एक प्लान बना लिया, एसआईटी वालों ने एक प्लान बनाया, जब भी इनका कोई मुद्दा कोर्ट के बीच में हो उस समय किसी एक को गिरफ्तार करते हैं और फिर अखबार में देते हैं कि एक और को गिरफ्तार कर लिया।
मीडिया ट्रायल की तरह अगर जस्टिस होगा तो फिर गलत बात है। जस्टिस तो हमेशा पत्रावली पर होना चाहिए, और पत्रावली की रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसलिए ये पूरी भर्ती रद्द ना की जाए। जो दोषी हैं उनको चाहे आप गिरफ्तार करिए, चाहे उनको बर्खास्त करिए, लेकिन जो सही लोग हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। और इस न्याय में, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सब लोगों को एक साथ खड़ा होना चाहिए। और मैं तो हमारी सरकारों की विफलता मान रहा हूँ कि अगर आप उसमें भी खुशियाँ मना रहे हो, हमारे ये नौजवान बैठे हैं जो आज मेरे सामने और भी बैठे हैं, जो नौजवान हमको सत्ता में प्राप्त करने में भागीदारी निभाते हैं, जो जिता करके लोकतांत्रिक व्यवस्था में भेजते हैं, उनके साथ न्याय होते हुए देख रहे हैं। भाई चोरी करी, आपके किसी भाई ने चोरी कर ली, क्या पूरा परिवार दंडात्मक दंड थोड़ी मिलेगा? नहीं मिलता, चोर को मिले। सर इसमें एक विशेष बात यह है कि नौजवान सारे बैठे हैं, और जब से भजनलाल जी सत्ता में आए हैं, कहीं ना कहीं युवाओं के साथ में, महिलाओं के साथ में, बेरोजगारों के साथ में जो वादे किए थे, जो धरने प्रदर्शन कांग्रेस के समय करे थे, उन युवाओं की एक बहुत बड़ी ताकत है इनको सत्ता में लाने के लिए। और जब से ये सरकार बनी है, लगभग 2 साल हो गए हैं, सबसे ज़्यादा अगर कोई पीड़ित हुआ है, सबसे ज़्यादा अगर किसी ने आंदोलन किया है तो वो युवाओं ने करा है। देखिए, ऐसे फैसले करेंगे तो फिर ऐसे ही करेंगे हम। ये फैसला है, गवर्नमेंट ने कहा कि हम हमारी उप समिति मंत्रियों की गठित करेंगे, और गठित करने के बाद 1.25-2 साल तक वो मंत्री फैसला नहीं कर पाए, सरकार की कमेटी, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं है। आपको फैसला करना था कि भर्ती रद्द करेंगे या भर्ती में सिर्फ निर्दोष दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये फैसला करना चाहिए था। तो फैसला नहीं कर पाई, 1.25-2 साल तक लटका के रही। क्या फैसला करें, क्या करें? ये सरकार की फैसला निर्णय करने की क्षमता कमज़ोर मानता हूँ मैं, इसलिए ऐसा हुआ कि ये कोर्ट तक मामला गया। एसआई भर्ती के साथ साथ जो अन्य जो भर्तियों के पेपर हुए थे, कहीं ना कहीं अब उन भर्ती में जो लोग अपीयर हुए थे, अब उनके मन में भी एक डर सा समा गया है कि जब इन लोगों के साथ में न्याय नहीं हुआ तो अब हमारा भविष्य की रक्षा कौन करेगा? देखिए, मैंने कल भी उनके सामने सारी भर्तियों के बारे में रखा है। पटवारी भर्ती है, शिक्षक भर्ती है, आरएएस की भर्ती है, उन सब भर्तियों के भी आज तलवार लटकी पड़ी है। उनको भी आप इसी तरीके से, अगर आप भर्ती निरस्त करने का काम मत करो, आप लीकेज रोकिए, आप चोरी रोकिए, जो बेईमान लोग का ऐसे करते करते उनको रोकिए, फिर तो ईमानदारी बचेंगे ही नहीं। क्योंकि व्यवस्था तो क्रिमिनल के अनुसार हो गई कि क्रिमिनल ये चाह रहा था कि हम पेपर आउट करेंगे, पेपर के बाद पैसे लेंगे, पैसे लेकर के भर्ती अगर रद्द होगी तो फिर नए लड़के फिर आएंगे, फिर लूटेंगे। आप भर्ती रद्द कर दो तो फिर तो लुटेरों के योजना के अनुसार हो गए। मैं कहता हूँ ईमानदार लोग जो लगे, गरीब किसान के बेटे गांव से निकल कर आके अपनी मेहनत करके इन कोचिंगों को लाखों की फीस देकर जो लोग लगे, उन लोगों के साथ न्याय करें। मैं तो न्यायालय से भी आग्रह करूँगा, अगर उनके डिबी में वो लोग गए हैं, वो उनके साथ न्याय करेंगे, मुझे ऐसा भरोसा है। मैं इस सारी रिपोर्ट को देखकर मुझे पूर्ण भरोसा है कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा, और जब भी होगा तो इनकी पूरी बात हम हमेशा रखेंगे। एक जनता क्लिनिक का भी मुद्दा आपने उठाया था, कुछ लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, वो क्या मुद्दा था, उस मुद्दे के बारे में? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये भी मेरे पास अभी आए हैं आज ही, ये पूरे राजस्थान का स्कीम चल रहा है। सरकार पहले तो संविदा पर डायरेक्ट खुद लेती थी, जितनी राशि मिलती थी इनको संविदा पे चयन करती थी और उनके डायरेक्ट खाते में भुगतान होता था। सरकार ने उस ट्रेंड को बदल दिया और एनजीओ के माध्यम से किसी न किसी लोगों को साधने के लिए ये बड़ी लूट की दुकान पूरे राजस्थान में शुरू कर दी। मैंने कल मंत्री महोदय को अवगत भी कराया कि इससे बेहतर है कि सरकार अपने लेवल पर, स्टेट लेवल पर इनकी मेरिट बेस पर इनके डॉक्यूमेंट लेकर इनका चयन कर दे, कम से कम लूटने से बच जाए। 7,000 रुपये में नौकरी करने वाले ये महिलाएं बैठी हैं, ये बच्चे बैठे हैं, इनसे 1.5 लाख रुपए एनजीओ वाले उनको चयन करने के ले रहे हैं। अगर ये 1.5 लाख रुपए नहीं दे पाएंगे, इनको हटा देंगे, कोई नया आ जाएगा, उससे 1.5 लाख ले लेंगे। अब ये 2-2 साल से नौकरी करने वाले लोग, अब ये एनजीओ वाले को जब उस समय पैसे दिए, अब भी पैसे मांग रहे हैं, इनको लगाने के लिए पैसे मांग रहे हैं, इनको हटाने के लिए मांग रहे हैं। तो फिर इस बात को लेकर के ये आज मेरे पास मिले। मैंने अभी सीएमएचओ जयपुर में सीएमएचओ साहब से तो मैंने अभी वार्ता करी है कि इनकी बात सुनी जाए और इनके साथ न्याय किया जाए। लेकिन मंत्री महोदय को अगर नॉलेज में आ गई तो फिर उनको करना चाहिए कि पूरे राजस्थान लेवल पर इस तरीके का स्कैम हो रहा है। नौजवानों के साथ 7-7 हज़ार रुपये में रोटी नहीं खा सकता, सुबह शाम अगर कहीं इंदिरा रसोई में भी खाने की मैं कोशिश करे तो भी नहीं खा सकता। इससे गरीब और स्थिति क्या हो सकती है? एक तरफ आप न्यूनतम मजदूरी की बात करती है सरकार को, मजदूर को राशि मिलनी चाहिए, न्यूनतम मजदूरी है 289 रुपये, अगर उसको टोटल जोड़ो तो इनको न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रही होगी। लेकिन भाई साहब
जिस प्रकार से पिछली कांग्रेस सरकार में उनमें देखा था, एक शिक्षकों का कोई कार्यक्रम था, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने उनसे पूछा था कि ट्रांसफ़र के पैसे देने पड़ते हैं क्या, सब ने हाँ करा था। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि एक बहुत बड़े लेवल पर राजनीतिक इच्छा शक्ति बिल्कुल मर सी गई है कि जब शिक्षकों ने खुद ने बोल दिया शिक्षा मंत्री के खिलाफ, तो उन मंत्रियों के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन जो मगरमच्छों को पकड़ने की बात होती है, छोटे मोटे किन्हीं को पकड़ लेते हैं, वो भी बाद में जमानत पे छूट जाते हैं। जैसे अभी एसआई भर्ती वाले जो दोषी हैं वो जमानत पे छूट गए। आपको लगता नहीं एक बहुत बड़े लेवल पर एक वैक्यूम है, वो भरना चाहिए, तभी जाके आम जनता हो या एसआई भर्ती वाले हों, जनता क्लिनिक वाले हो, तभी उनके साथ न्याय हो पाएगा? निश्चित रूप से सही बात आपकी है। ये ट्रांसफ़र में भी बहुत बड़ा झमेला हो गया, पर ट्रांसफ़र भी पैसे लेके किए जा रहे हैं। हो सकता है कोई मंत्री भी शामिल होंगे, लेकिन कई बार हमारे इस सिस्टम को मैं समझता हूँ, जहाँ तक मान लो 10 कार्यकर्ता हमारे हैं, कोई एक कागज़ भी लेके आए, और करना तो कार्यकर्ता के बेस पर, वो नीचे कार्यकर्ता पैसे लेके आ रहा है, उसका क्या किया जा सकता है? ऐसा स्कीम भी चल रहा है और मंत्रियों का भी चल रहा होगा। मैं नहीं कह सकता। पिछली बार खुले मन से अशोक गहलोत साहब को कहा, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, भरी सभा में पूछा कि आपके कोई ट्रांसफ़र के पैसे लगते हैं क्या? तो पैसे लगे होंगे तभी तो कह रहे हैं ना बेचारे लोग। अब ये कह रहे हैं पैसे लगे हैं, लिए हमसे, अब इनके प्रमाण मांगना शुरू कर दे। मैंने इससे पूछा अभी प्रमाण है क्या आपके पास? तो मैंने तो ऑनलाइन दिया है पैसा, ऑनलाइन पैसा लिया है। तो फिर ये प्रमाण सहित स्थिति है। वास्तविकता में ही भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा आलम हो गया। एक तरफ तो डबल इंजन की सरकार है, वो एक कह रही है ना खाएंगे ना खाने देंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि खाने वाले ज़्यादा संख्या हो गई है। खाने देंगे कि नहीं देंगे पता नहीं, आप जरूर खा रहे हो पूरे दिन। किसी भी ऑफिस में किसी भी स्थान पर जाकर बिना पैसे कोई काम नहीं हो रहा। तो ये गंभीर पोजीशन हो गई। इस स्थिति में होगा तो फिर थोड़े दिनों में बहुत चलना मुश्किल हो जाएगा। आम जनता आक्रोशित होगी, तब जाकर के कोई ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो विश्वास उठना शुरू हो गया। मैं जहाँ तक मानता हूँ, नेता तो डराव बच्चे हैं, कोई सुनने वाला ही नहीं बचा। ये तो लोग अपने आप में यूं मन में राजी हो रखे हैं कि साहब मैं एमएलए बन गया, पर एमएलए बनने के बाद कलम तो कोई है नहीं, और बिना कलम का है वो ड्राव खेत में लगते हैं। हमारी तरफ वो भाषा में बोलते हैं ड्राव बोलते हैं। जो व्यक्ति जैसा पुतला बनाओ और वो रात को खेत में लगा दो, और खेत में लगा दो तो ये पशु को भय रहे कि खेत में नहीं घुसेगा। तो ये ड्राव बच्चे, इनका भय रहता है कि भाई कहीं नहीं घुस जाए यहाँ। तो बाकी तो कलम की शक्ति नहीं होगी तब तक मजबूत लोकतंत्र नहीं होगा। और मजबूत लोकतंत्र के कलम भी चाहिए, नेकता भी चाहिए। और नेकता भी ज़रूरत यह है कि पैसा चुनाव में अतः जो खर्च हो रहा है, इस पर कहीं न कहीं नियंत्रण की ज़रूरत है, या जनता को इस पर विचार करने की ज़रूरत है। पैसा कम से कम खर्च हो, कम से कम बेईमान नेता पैदा हो। सब दो छोटे छोटे सवाल हो रहे हैं। अभी बिहार चुनाव का वो प्रकरण आपको याद होगा, जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से प्रधानमंत्री की माताजी के बारे में अपशब्द कहे गए। उस प्रकरण पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं किसी भी नेता के लिए राजनीतिक में जो जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, उनकी भाषा शैली, उनका व्यवहार, किसी नेता के प्रति व्यक्तिगत गालियां निकालना, बोलना, मैं घोर विरोध करता हूं। एक अकेले इससे नहीं, मैं हर नेता से आग्रह करता हूं, भाषा का उपयोग हमेशा अच्छा होना चाहिए। अगर आप किसी को गालियां दे दोगे तो क्या बड़पन थोड़ी होता है आपका? क्या उनकी माँ को आपने गालियां दे दी तो कोई अच्छा थोड़ी हो गया? ये कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, शिवसेना, कोई आरएलपी, इसका मतलब नहीं है। मतलब है लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप 2.5 से 3 लाख लोगों का नेतृत्व एक एमएलए करता है, और उनके शब्द अच्छे नहीं होते, समाज में क्या हो जाएगा और कैसे आप अच्छा कर पाओगे? इसलिए भाषा सबकी ठीक होनी चाहिए। गलती से, गुस्से में अगर कोई बात कभी निकल जाए, ऐसा तो हो सकता है, उसको तो आदमी को दृष्टि देखी जाती है कि किस स्थिति में कब क्या बोल रहा है। बाकी अच्छी होनी चाहिए। निर्मला सीतारमण जी ने जीएसटी स्लैब में जो कमी लाई है और आम लोगों को काफ़ी फ़ायदा इससे होने वाला है, ऐसा कहना है उनका, उसके बारे में क्या कहें? मैं उनका इस बात के लिए स्वागत करता हूँ। जनता पर भार कम होगा, निश्चितता है। जितने जीएसटी स्लैब कम किए, अब 2 स्लैब में रखे हैं, 18 और 5% में, तो इन 2 स्लैब में अगर रखने से जनता को बहुत राहत मिलेगी, और ऐसा होना भी चाहिए था। मैं तो सरकार से एक और आग्रह करना चाहता हूँ, अगर और जनता को प्रति राहत देना चाहते हैं तो नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल की जब भी मीटिंग हो, पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी में शामिल कर लें, जिससे आम जन को ये महंगाई की मार से बहुत ज़्यादा लाभ हो जाएगा। आज के दिन पेट्रोल डीजल की कीमत ज़्यादा नहीं है, राज्य सरकार और भारत सरकार के टैक्स से हम ज़्यादा लूट रहे हैं। 43 रुपये से, मैं मान रहा हूँ, मेरा अनुमान है 43 से 45 रुपये के बीच केंद्र सरकार और राज्य सरकार के टैक्स की कीमत है। आप अगर 45 रुपये आज पेट्रोल में, डीजल में कम कर दो, उसकी व्यवस्था क्या बचती है?
तो कम से कम वहाँ तक नहीं जाओ, तो इस जीएसटी स्लैब में तो आ जाओ नीचे वाली में, तो कम से कम 18% में आए तो भी आपके 45 में से 18 करो तो भी बहुत बड़ा लाभ है। 17-18 रुपये का आपके पास लाभ हो जाएगा, जिससे आपके माल वाहन में, लोडिंग में, पर्सनल व्हीकल में पैसा कम खर्च होगा। तो ये भी करने की ज़रूरत है। और गवर्नमेंट कई जगह कहती है 1 नेशन 1 टैक्स, लेकिन मेरे पास कुछ ज्ञापन आए हुए हैं। ये टैक्स का जो इश्यू है, मंडी में कृषक कल्याण टैक्स के नाम से 50 पैसे गवर्नमेंट ले रही है, तो फिर टैक्स जब एक ही है तो फिर नया टैक्स क्यों ले रहे हो? अगर आपको कृषक का कल्याण करना है तो गवर्नमेंट भरो। इसका मतलब थोड़ी है वहाँ पर कृषकों से आप लोगे और कृषक कल्याण करोगे, वो टैक्स किससे लिया जा रहा है? वो किसान से लिया जा रहा है, फिर किसान का क्या कल्याण करोगे? तो इसलिए उस टैक्स ये लगा हुआ है। ऐसा है, मंडी में ये कृषक कल्याण टैक्स नहीं लगना चाहिए, हटाना चाहिए, गवर्नमेंट को बैन करना चाहिए। इधर हमारे साथ विधायक मनोज न्यांगली जी, और एसआई भर्ती हो या अन्य भर्ती में जो भी घोटाले हो रहे हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो निर्दोष हैं वो क्यों सज़ा भुगते हैं। जैसा कि एसआई भर्ती वाले मामले में देखने में आया, करीब 785 लोग ऐसे हैं जिन्हें उस भर्ती के कारण बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बात पिछली सरकार की जो जनता क्लिनिक थी उसके भी कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैं मेरे कैमरामैन को बोलूँगा एक उस और भी वो कैमरा करें। ये तमाम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, ये जनता क्लिनिक जब खुला था, और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इनकी मासिक जो तनख्वाह है वो मात्र 7,000 रुपये है, और इस 7,000 की नौकरी के लिए इन्हें 1.5 लाख रुपये रिश्वत देने पड़ते हैं। और वो रिश्वत वो एनजीओ ले रहा है, जो इस जनता क्लिनिक में जो लोग भरे जाएंगे, जो जिनको नौकरी दी जाएगी उसके एवज़ में। और अब उस जनता क्लिनिक का नाम चेंज हो गया है, एनजीओ चेंज हो गया है, और नया एनजीओ ये कह रहा है कि अब आपने पहले वालों को पैसे दिए, अब आप मेरे को भी पैसे दीजिए। अब आप सोच सकते हैं कि 7,000 की नौकरी वाला 1.5 लाख की अगर व्यवस्था कहाँ से कर पाएगा। और ये इनके ऊपर भी एक तलवार सी लटकी है, इनको अपनी नौकरी जाने का डर है। ये भी फरियाद लेकर मनोज जी के पास में है, जिनकी आवाज़ विधानसभा में उठी थी। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली देने वाला जो प्रकरण है, उसके बारे में इनका साफ तौर पर कहना है कि राजनीति में भले किसी की भी माता हो, बहन हो या कोई भी हो, इस प्रकार के अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करना सर्वथा वर्जित है। जीएसटी में जो निर्मला सीतारमण जी ने जो राहत दी है उसका इन्होंने स्वागत किया है। और साथ ही साथ जो अलग अलग प्रकार के जो टैक्सेस हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि वो टैक्स अगर कम हो तो आमजन को और राहत हो सकती है। साथ ही साथ पेट्रोल डीजल को भी अगर जीएसटी में ले आएंगे तो आमजन के लिए एक बहुत बड़ी राहत हो जाएगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।